लास्ट वीडियो जो कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री पे स्टार्ट किया वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, साथ ही साथ में अब आपको डिटेल में बताऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे कि मैंने बताया था, मॉडर्न हिस्ट्री मेनली बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट होती है। बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी जो एक जगह है वो आज के वेस्ट बंगाल में आती है, उस टाइम पे बंगाल में थी, ठीक है। और ये कब हुई थी? 1757। ये 2.5 घंटे की बैटल थी, क्योंकि एक्चुअल में ये बैटल हुई ही नहीं थी। ये ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स को लीड कर रहा था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि ये एज ए क्लर्क रिक्रूट हुआ था, मगर अपने कैपेबिलिटीज के चलते ये इतना प्रमोट हुआ कि ये हाईएस्ट रैंक गवर्नर ऑफ बंगाल तक पहुंच गया था। बाद में अलग बात है कि इसके ऊपर करप्शन के मुकदमा चला और इसने सुसाइड कर लिया था। और ब्रिटिशर्स और दूसरी टाइम साइड था नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल उस टाइम पे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट बोल सकते हैं, प्रिंसली स्टेट था वैसे। नवाब ऑफ बंगाल ये था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का नाम ब्लैक ब्लैक होल ट्रेजेडी में भी आता है, उसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको। अभी ब्रिटिशर्स ने इनके मिलिट्री जनरल, जिनका नाम था मीर जाफर, उनके उनके साथ पहले ही सब सिस्टम सेट कर दिया कि आप इनका साइड नहीं देंगे, आप हमारी साइड आएंगे, इसके बदले हम आपको राजा बना देंगे। हालांकि वो पपेट रूलर था, तो ये इन्होंने अपनी मिलिट्री लेकर ही नहीं गए नवाब के लिए, और ये अल्टीमेटली क्या हुआ, ब्रिटिशर जीत के और इंडियंस यानी कि बंगाल के नवाब, 18 साल के नवाब हार गए। बाद में ये पालकी में बैठ के छुप कर जा रहे थे, तो मीर जाफर के बेटे ने उन्हें जान से मार दिया था। तो ठीक है, ये हुआ बैटल ऑफ प्लासी। अब हम बैटल ऑफ बक्सर पे आएंगे। ये जस्ट एक क्रैश वीडियो टाइप है। हमारा प्लान है कि हम बाद में केएस की वीडियो इतनी डिटेल में करेंगे कि आप खुद बोलेंगे कि इतनी डिटेल रहने दो भाई, इतनी हमारे काम की नहीं है, मगर हम केएस को टारगेट करेंगे। ठीक है, अब आता है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर जो है वो आज के बिहार स्टेट में है। 1764। वैसे इन बैटलों के अलावा कुछ और बैटल भी थी, जैसे कर्नाटिक वॉर्स थी, कर्नाटिक वॉर्स। ये सबसे पहली बैटल थी जो अंग्रेजों ने इंडियन सॉइल में लड़ी थी। फर्स्ट बैटल जो थी वो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ी गई थी। यहाँ से अंग्रेजों को ये समझ में आया, ब्रिटिशर्स को भी और फ्रेंच को भी, कि हमारी जो फोर्सेस हैं ये इंडियन से फार सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, टेक्नोलॉजी। और फिर सेकंड कार्नेटिक वॉर जो थी वो उन्होंने इंडिया की इंटरपोलिटिकल पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। हैदराबाद के जो रूलर थे उधर उनका आसफ जा के मरने के बाद उनका सक्सेशन बैटल स्टार्ट हो गई थी। तो ये उस चीज की बात है। और थर्ड कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच हार गए, उन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की कि फ्रांस अब compete नहीं करेगा। फ्रांस को बिल्कुल साइडलाइन कर लिया था अंग्रेजों ने। मगर ये सब नॉर्मली जेके एसएसबी एसएससी वगैरह इन एग्जामों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर केएस जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अब अभी हम बैटल ऑफ बक्सर में आएंगे। बैटल ऑफ बक्सर में जैसे मैंने बताया, एक साइड ब्रिटिशर्स को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और दूसरी साइड इंडियंस थे। इंडियंस मतलब इंडिया का नवाब कौन था? मुगल एम्परर जो था वही इंडिया का नवाब था। हालांकि औरंगजेब के बाद जो भी मुगल एम्परर थे वो एक वीक रूलर्स थे।
अब यहाँ पे मुगल एम्परर था शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, जो कौन था, मुगल एम्परर, मुगल एम्परर। और मुगल एम्परर के बाद आ जाता है नवाब ऑफ अवध। अवध आज के लखनऊ का ओल्ड नेम है, अवध। और उनका नाम था सूजा उद दौला। जो फर्स्ट टाइम ये हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, अगर वो ऐसा नाम देख रहे होंगे सिराज उद दौला, सूजा उद दौला, मैं आपको बता दूं ये पर्शियन स्टाइल है नाम का। उस टाइम पर्सिया बोल सकते हैं एक टाइप से, जैसे आज का अमेरिका है जिसका बड़ा बोल बाला है, डोमिनेटिंग कंट्री है वर्ल्ड का, उस टाइम पे पर्सिया का वो रूल था। और तीसरा आता है नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, जो कि था मीर काजिम। हमने लास्ट बैटल में देखा, बैटल ऑफ प्लासी में, कि मीर जाफर रूलर था, और मीर जाफर को बाद में अंग्रेजों ने साइड लाइन कर लिया और उनकी बेटी के हस्बैंड मीर काजिम को बंगाल का नवाब बना दिया। हालांकि अंग्रेजों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये भी उनके हिसाब से नहीं चल पाया। इसने भी शाह आलम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराने की कोशिश की, मगर अंग्रेजों की जो टेक्नोलॉजी थी वो फार सुपीरियर थी इंडिया से। तो इस बैटल में रिजल्ट हुआ कि ब्रिटिशर्स जीत के और इंडियन हार गए। इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ, very very important treaty, but not for small exams but much important for higher exams like JKPSC Allahabad 1765। इसमें क्या एग्रीमेंट हुआ था, जब हिस्ट्री में वॉर हुई है उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई है। इस ट्रीटी में क्या हुआ, इस ट्रीटी में अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे उसके साथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव अलायंस साइन किया। मतलब जब भी अंग्रेजों पे अटैक होगा तो अवध के नवाब को बैटल में जाना पड़ेगा अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए, और जब अवध पे अटैक होगा तो अंग्रेज भी उनकी हेल्प करने के लिए आएंगे। एक्चुअल में अंग्रेजों ने अवध को बफर स्टेट इस्टेब्लिश किया था मराठास के खिलाफ, वो हम बाद में डिटेल में करेंगे। और शाह आलम के साथ उन्होंने एक और ट्रीटी साइन की। एक तो सबसे पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि उन्होंने शाह आलम सेकंड से जमींदारी राइट्स ले लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, जहां पे रेवेन्यू कलेक्शन की पावर अंग्रेजों के पास आई। और इसके बदले शाह आलम को 26 लाख रुपए एनुअल अमाउंट दिया जाता था, जो कि बाद में हम देखेंगे जब वॉरेन हेस्टिंग आता है तो वो अमाउंट रोक दिया जाता है। और एक और चीज हुई, शाह आलम जो कि पहले दिल्ली में थे, उन्हें अवध के नवाब से कारा और इलाहाबाद लेके उन्हें दे दिया शाह आलम सेकंड को, और इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया उधर पे। और मीर कासिम को तो अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया और पूरी जिंदगी इन्होंने वॉन्डरर, वागाबॉन्ड जिसको बोलते हैं, उसकी तरह गुजार दी। अब अगले पे आएंगे। हम ब्रह्मो समाज की बात नहीं करेंगे, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब भी हम कांग्रेस बोलते हैं तो ये मत समझिए कि हम बीजेपी को स्टडी करेंगे, कांग्रेस को, फिर आम आदमी पार्टी को, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे सबसे ज्यादा रोल था कांग्रेस का। एक मूवमेंट, नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई लोगों में। आप देखेंगे जब 1857 रिवॉल्ट, जब आपने भी जब
10th क्लास में या 8th क्लास में जब 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर जेके बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता था, वहां पे आता था डिस्कस द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल काजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो वहां पे एक हम मेंशन करते थे कि इंडियंस में लैक ऑफ नेशनलिज्म था, पर अंग्रेज में, ब्रिटिशर्स में ऐसा नहीं था। इसका क्या मतलब है, इंडिया में उस टाइम पे रीजनलिज्म हुआ करता था। मतलब रानी झांसी जो थी वो अपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के मसले पे फाइट कर रही थी, मतलब वो अपने किंगडम के लिए फाइट फाइट कर रही थी। मराठास, नाना साहेब जो थे वो अपने पेशवाशिप, अपने किंगडम के लिए फाइट कर रहे थे। हर कोई अलग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल रीजन से फाइट कर रहा था। जैसे कि मंगल पांडे, वहां पे आपने पढ़ा होगा सिपाही म्यूटिनी भी इसे बोला जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसे वीर सावरकर, वीर दामोदर दास सावरकर ने इसे नाम दिया था 1857 रिवोल्ट। सोल्जर्स म्यूटिनी से इसलिए बोला गया कि वहां पे कऊ और पिग का एक र्यूमर फैला गया था अब कि ये जहाँ पे ये पिग और काऊ का फैट इस्तेमाल कर रहे हैं एनफील्ड राइफल्स में, इस कारण ये बगावत स्टार्ट हुई हुई थी। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 28 दिसंबर 1885 को बनी थी। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर को मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि बड़े ग्रेट लोगों का बर्थडे आता है, जैसे धीरू भाई अंबानी का भी आता है, जैसे दाऊद इब्राहिम का भी आता है। दाऊद इब्राहिम ग्रेट था, मैं ये नहीं बोल रहा, बस 28 दिसंबर ऐसे मैंने नोटिस किया हुआ है। अब ये कहाँ पे फाउंड हुआ? ये बॉम्बे में फाउंड हुआ। ठीक है, बॉम्बे में ये कांग्रेस बनेगी। पहले ये पुणे में बनने का प्लान था, मगर वहां पे प्लेग आ गया था। चूहों के काटने से प्लेग होता है। और एक गलत मिसकंसेप्शन है कि बॉम्बे का न्यू नेम मुंबई है, ऐसा नहीं है। बॉम्बे जो था वो उस टाइम का गुजरात और महाराष्ट्र मिला के था। 1960 या 62 में इनका पार्टीशन हुआ और बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बने। अब इसका फाउंडर कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर था एक रिटायर्ड ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट जिसका नाम था एओ ह्यूम। ठीक है, आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो थे हमारे वोमेश चंद्र बैनर्जी। आप ऑब्जर्व करेंगे उस टाइम पे बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, सोशल रिफॉर्मर बंगाल से थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय। इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हुए, कोलकाता दुनिया का इकलौता शहर है जहां से 3 नोबेल प्राइज विनर्स हैं। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना कि रिसेंट जो नोबेल प्राइज इंडिया में मिला हुआ है वो अभिजीत बनर्जी को मिला हुआ है, वो किस फील्ड के लिए मिला हुआ है? ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, ये इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट था जॉर्ज यू। अब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट वो है हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, फिर आता है हमारे फर्स्ट जोरास्ट्रियन प्रेसिडेंट। जोरास्ट्रियन क्या होता है? आपने अगर मूवीज में देखा होगा, पारसी नाम का एक रिलीजन होता है। रतन टाटा जी जो हैं वो भी पारसी हैं, बोमन ईरानी, समृति ईरानी, वो सब पारसी हैं। जॉन इब्राहिम भी मदर वाली साइड से पारसी ही हैं। फर्स्ट सौराष्ट्रियन प्रेसिडेंट दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी बोलते हैं। हालांकि राजा राम मोहन रॉय को भी कभी कभी फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म रेफर किया जाता है, और ये बोला गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर ही वो थे जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था। जब चंपारण का आंदोलन 1917 में उन्होंने कामयाब कर दिया था, 3 कथिया टैक्स की डिमांड थी जब, और महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, वो बोला था। और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया
किसको बोला जाता है, वो राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है। वो एक पॉलीग्लॉट थे, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस बोला करते थे। बाकी हम जब ब्रह्मो समाज की बात करेंगे तो फिर उनकी बात आएगी। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मैं ओनली आपको बता देता हूँ। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी एनी बेसेंट। हालांकि वो एक आयरिश थी, मगर बाद में वो इंडिया की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली थी, वो एक इंडियन सिटीजन बन गई थी। और फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू। मैं बता दूं आपको कि सरोजनी नायडू जो थी वो इंडिया की आजादी के बाद फर्स्ट गवर्नर थी यूपी की। महात्मा गांधी कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने? हाँ, वो बने थे। वो 18 वो 1924 में बने थे। कांग्रेस का हर साल आप देखेंगे कहीं ना कहीं सेशन होता था, प्रेसिडेंट चेंज होते रहते थे, इलेक्शन होती रहती थी इंटरनली। तो 1924 में कांग्रेस की इलेक्शन हुई, बेलगांव कर्नाटका में सेशन हुआ, वहां पे महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। कांग्रेस का लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए प्रेसिडेंट कौन थे, वो हमारे थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका बर्थडे 11 नवंबर सेलिब्रेट होता है एज नेशनल एजुकेशन डे। उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनके नाम पे जम्मू में कॉलेज और स्टेडियम भी है। कौन सा स्टेडियम? एमएएम स्टेडियम, एमएएम कॉलेज, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? वाइसरॉय गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय पोस्ट का पूरा नाम है। हालांकि 1857 के रिवोल्ट के बाद जब इंग्लैंड ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया और इंडिया को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया था, तब उस पोस्ट का नाम वाइसरॉय हो गया था। तो इस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी, वाइसरॉय था डफरिन। इसको याद आप ऐसे रख सकते हैं कि कितना डफर इंसान होगा जिसने कांग्रेस को बनने दिया। ट्रिक्स के लिए करना पड़ता है। अब गांधी से रिलेटेड करते हैं। गांधी जी क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन आता है इंडिया को एक करने में, नेशनलिज्म की भावना डेवलप करने में हम इंडियंस में। ये इंडिया में कौन सी डेट को आए? ये 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आए थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी जो थे वो 1869 में पैदा हुए थे। इन्होंने इंग्लैंड से एलएलबी की थी। आपने पढ़ा होगा स्कूल में हिंदी के एसओ में कि महात्मा गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। अब आप जानते हैं कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है? लॉयर जो होता है होता है वो होता है जिसने कहीं से भी एलएलबी की हो। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो लॉयर ही हो, मतलब प्रैक्टिस करता हो वो कोई भी काम कर सकता है। क्या पता आप ही में से कोई लॉयर हो और ये वीडियो देख रहा हो कि जेकेएसएसबी की कहीं जॉब मिल जाए। तो अब एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट वो हो गया जो प्रैक्टिस करता है, कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो एडवोकेट है। और बैरिस्टर किसी भी इंसान जिसने यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आता है? स्कॉटलैंड आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, वेल्स आता है और ब्रिटेन आता है। जिसने वहां से एलएलबी की हो उसे हम बैरिस्टर बोलते हैं। महात्मा गांधी ने लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी और बाद में ये प्रैक्टिस करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका में इन्होंने बहुत सारे काम किए। एक आश्रम खोला जिनका नाम था फोनिक्स आश्रम था। फोनिक्स एक ग्रीक माइथोलॉजिक क्रिएचर है, जो एक ऐसा बर्ड है जो अपने सारे विंग्स एक बार उसके गिर जाते हैं, फिर से विंग्स उसके वापस आ जाते हैं। आप इंटरेस्टिंग क्रिएचर आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, ठीक है। अब गांधी जी मैंने बताया कि इस दिन इंडिया में वो आए 9 जनवरी, जिसे हम एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं और प्रवासी दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट इंडिया में कौन सा था? गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट वो है चंपारण का आंदोलन। चंपारण
जो कि हुआ 1917 में। मगर इसके बीच में क्या हुआ 1915 और 1917 में? सबसे पहले तो 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम बनाया इलाहाबाद के पास, साबरमती साबरमती नाम की जगह में। फिर इनका पॉलिटिकल गुरु बने गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने इन्हें एडवाइस किया कि पहले तो आप पूरा इंडिया ट्रैवल करें ट्रेन में, ताकि आप इंडियंस की प्रॉब्लम की रूट्स समझ पाए। ठीक है, तो ये चंपारण का आंदोलन। अगर पेपर में आएगा फर्स्ट पीजेंट्स मूवमेंट कौन सा था जो महात्मा गांधी ने लड़ा था, मतलब उसको लीड किया था, तो वो चंपारण का आंदोलन ही था, जिसमें 3 कथिया टैक्स की बात हुई थी। 3 कथिया, अंग्रेजों को 3 गुना लगान चाहिए था। आपने लगान मूवी में देखा होगा, वैसे ही है। 3 टाइम्स, मतलब 3/4 टैक्स ये डिमांड करे थे। उस टाइम पे इंडिगो की खेती करना अंग्रेजों ने कंपलसरी रख दिया था। मतलब उस टाइम पे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था। जर्मनी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, जो कि आर्टिफिशियली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हेल्प से हाई क्वालिटी का नील इंडिगो बना रहे थे। तो इंडिया का जो नील था, इंडिगो था, कोई खरीद नहीं रहा था, तो इसके कारण प्रॉब्लम आई। और जब इंडियंस थे वो सेल नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जो इंडिया में ट्रेडिशनली सब्सिडियस फार्मिंग होती है, मतलब इंसान उन्हीं की फार्मिंग करता है जो वो खा पाए। मगर अंग्रेजों का कानून था, मजबूरी थी नील, मगर नील तो कोई खा नहीं सकता था। ऐसी फर्स्ट वर्कर मूवमेंट आया, जहाँ पे वो अहमदाबाद में स्ट्राइक की थी 1918 में। फिर आया फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट महात्मा गांधी का, वो आया रोलेट एक्ट। आपने मूवीज में देखा होगा रोलेट एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। मतलब अंग्रेज किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे शक के आधार पे कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। उनकी एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी मतलब हमारी नेशनलिस्ट एक्टिविटी। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं इंसान कर सकता, अपना एडवोकेट नहीं कर सकता, कोई अपील नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा। इसलिए इसलिए इसको काला कानून बोलते थे। इसका ही विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग में। कौन सी डेट को? 13 अप्रैल 1919 को। जब आप सबको पता है कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट करने पे जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, और जो कि डिप्टी गवर्नर ऑफ पंजाब थे, उनका नाम था ओ डायर। ध्यान से सुनिए, ओ डायर उनका नाम था। ओ डायर ने ऑर्डर दिया कि जो भी लोग हैं उन पे गोलियां चला दो। तो आर डायर जो कि मान लो एक टाइप के ब्रिटिश जनरल थे, मतलब डिप्टी जनरल टाइप के थे, पंजाब के हेड थे। वो वहां पे गए अपनी आर्मी को लेके, और उन्होंने वहां पे गोलियां चलवा दी, पर अपने कमांड जो उनको ऊपर से मिली थी। तो आपने बाद में पता होगा शायद आपको, सरदार उधम सिंह, उन्होंने आर डायर को नहीं मारा था, उन्होंने 22 साल की पेशेंस और प्लानिंग के बाद ओ डायर को मारा था। ओ डायर वो इंसान जिसने प्लानिंग की थी, जिसने ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग में सैकर के लिए। ठीक है, ये हुआ रॉलेट एक्ट। अब इसके बाद आता है, ये सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी आया था कि सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ पे थी? वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में थी। 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। 1920 को स्टार्ट हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसी के टाइम पे खिलाफत मूवमेंट भी पैरेलल में चली है। हम खिलाफत मूवमेंट पे इस वीडियो को रोकेंगे, अगला पार्ट इसका आ जाएगा। अभी खिलाफत मूवमेंट वो भी अगली वीडियो में करते हैं।